चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने इसमें से। देखो अपन पढ़ रहे थे जर्नल एंट्री, journal entries in the books of journal entry in the books of drawer in the books of drawer X। तो यह लिखेंगे journal entries in the books of journal entry in the books of Y या ड्रॉई, और ड्रॉई को अपन क्या बोल रहे थे वाई। तो सबसे पहली एंट्री अपन ने पढ़ी थी एंट्री ऑन द डेट व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट। सबसे पहली एंट्री होगी कब, जब एक्स वाई को गुड्स सोल्ड करेगा काय पे, क्रेडिट पे। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या एंट्री पास होगी, एक्स ने क्रेडिट सेल करी है तो यहाँ पे एंट्री पास हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री होगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। फिर अपन नेक्स्ट एंट्री करेंगे कि बिल को ड्रॉ करने की, व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल आपका ड्रॉ होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बिल रिसेवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब यहां पे क्या है, एक्स के पास ये बिल रिसेवेबल नाम का एक असेट है, इसके साथ चार काम कर सकता है। सबसे पहला काम क्या था, when x retain the bill till the due date, कि x ने ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर x ये BR लेके किसके पास गया, y के पास गया, और y ने क्या करा, इसका पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेवेबल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेवेबल, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। फिर दूसरा था when bill is discounted from बैंक, कि जब बिल को अपन बैंक से क्या करेंगे, डिस्काउंट कराएंगे। तो आपका बिल जब बैंक से डिस्काउंट कराएंगे तो एंट्री क्या होगी, बिल को बैंक से डिस्काउंट कराने की, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेवेबल, और जिस डेट को ये बिल को बैंक से डिस्काउंट कराएगा उस डेट को वाई के यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, जब बिल को अपन क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे। व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड तो एंट्री क्या होगी आपकी, जेड अकाउंट
जेड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, और जिस डेट को ये बिल एंडोर्स होगा उस डेट को वाई के यहाँ पे ड्रॉई के यहाँ पे कोई एंट्री अपन पास नहीं करेंगे। तो यहाँ तक अपन ने रिवीजन कर लिया था। अब आगे का देखो। अब सपोज करो एक्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको याद नहीं रहता कि कौन से बिल की कौन सी ड्यू डेट है। तो ये क्या कहता है, ये क्या करता है, जैसे इसके पास कोई बीआर आता है तो वो बीआर लेके कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। कौन से बैंक के पास जाता है, जिस बैंक में उसका करंट अकाउंट ओपन है वहां जाता है। और क्या बोलता है कि बोले ये जो बीआर है इसको रख लो, अभी ड्यू डेट आने पर ये बीआर लेके वाई के पास जाना, और वाई क्या करेगा, इसके बदले में पेमेंट करेगा, और ड्यू डेट पे वाई से ये पेमेंट कलेक्ट करके, वाई से मेरे ब्याज पे पेमेंट कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्या करना, डिपॉजिट करवा देना। तो इसको बोलते हैं व्हेन बिल इज सेंड, व्हेन बिल इज सेंड for collection, when bill is sent for collection in the bank, कि बिल को अपन ने बैंक में भेजा काहे के लिए, कलेक्शन के लिए। when bill is sent for collection in the bank, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बिल sent for collection account debit, bill sent for collection account debit to bill receivable, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ड्यू डेट आने पर क्या होगा, ड्यू डेट आने पर बैंक ये बीआर लेके वाई के पास जाएगा, वाई को बीआर दिखाएगा, वाई उसके बदले में बैंक को पेमेंट करेगा, और बैंक क्या करेगा, वाई से पेमेंट लेके एक्स के अकाउंट में ये डिपॉजिट करा देगा, और इंफॉर्मेशन किसको पहुंचा देगा, एक्स को इंफॉर्मेशन पहुंचा देगा कि वो जो बिल दिया था कलेक्शन के लिए वो कलेक्ट कर लिया है, और कलेक्ट करके उसका जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में क्या करा है, डिपॉजिट करा दिया है। तो जब बैंक से ये इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, तो जब बैंक से ये इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो एक्स के यहां पे क्या एंट्री होगी, एक्स के यहां पे एंट्री हो जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ गया एक्स का, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को तो करेगा डेबिट, और जब बिल को बैंक में भिजवाया था तो यहाँ बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था, ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको कर देंगे क्रेडिट, तो यहाँ आ जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और इसने यहाँ पे अपने बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, तो एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। देखो निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 8, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 8, illustration number 8, पेज नंबर 18.15, illustration नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2018 X sell goods to Y for ₹20,000. On that date, Y accepted a bill drawn upon him by X at 2 months for 20,000. X retained the bill till the due date, and on due date sent the bill to the banker for collection. In due course, X received the information from the bank that the bill has been sent, bill has been met on duly met. अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के बीच की बुक्स में इसको क्या करनी है, अपनी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2018 एक्स सेल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹20,000। तो मैंने आपको बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज की क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ते जाओ और साथ के साथ उसकी जर्नल एंट्री करते जाओ। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2018
ऑन 1 अक्टूबर 2018 क्या हुआ, एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर ₹20,000। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 1 अक्टूबर 2018 को क्या, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000। आगे बढ़ो। ऑन डेट डेट वाई एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स, क्या हुआ, एक्स ने वाई पे एक बिल ड्रॉ करा जो कि वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, एक्स को दे दिया। तो 1 अक्टूबर 2018 क्या एंट्री हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स कितना 20,000। और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 1 अक्टूबर 2018 को क्या, सॉरी यहाँ पे एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 20,000। इसके आगे क्या लिखा है, एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, तो ड्यू डेट निकालो, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर से 1 दिसंबर 2 महीने, और 3 दिन ग्रेस पीरियड के कितनी आ गई, 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर 2018 को क्या हुआ, एक्स रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंकर फॉर कलेक्शन, ये बिल क्या करा, बैंक में भिजवा दिया, काय के लिए, कलेक्शन के लिए। तो क्या एंट्री होगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर कितना 20,000। उसका लिखा है इन ड्यू कोर्स एक्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक दैट बिल हैज बीन ड्यूली मेड, मतलब ड्यू डेट पे अपने बिल बैंक को दिया, तो बैंक ये बी आर लेके किसके पास गया, वाई के पास गया, और वाई ने क्या करा, बैंक को पेमेंट कर दिया, और बैंक ने वाई से पेमेंट लेके एक्स के अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट करा दिया, और ये इंफॉर्मेशन किसको दे दी, एक्स को दे दी कि आपका बिल का अमाउंट क्या हुआ है, कलेक्ट हो गया है। तो एक्स को जब ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई तो एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन कितना 20,000। और यहां पे क्या एंट्री होगी, 4 दिसंबर को एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट कितना 20,000। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। समझ में आई बात, सर आपने एक तरफ बैंक लिखा है एक तरफ कैश लिखा है, यहाँ पे इसलिए लिखा है बैंक क्योंकि क्या हुआ, ड्यू डेट पर बैंक गया था वाई के पास, तो वाई ने बैंक को पेमेंट किया, तो जरूरी नहीं कि वाई पेमेंट चेक से करे, वाई हो सकता है वाई ने कैश दिया, बैंक ने तो क्या करा, बैंक ने वाई से पैसा लेकर एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट कराया है, तो इससे क्या हुआ, एक्स का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे तो बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा, यहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिट नहीं कर सकते। समझ आई बात, मैंने क्या बोला कि जो बैंक है, बैंक गया था वाई के पास बी आर लेके, और वाई ने बैंक को पेमेंट किया, तो बैंक ने वाई ने जो भी पेमेंट किया है, बैंक ने वो पैसा एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, एक्स के हाथ में नहीं दिया, तो इससे क्या हुआ, एक्स का बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है।
आप यहाँ पे चाहो तो कैश की जगह बैंक कर सकते हो, बट यहाँ पे तो बैंक अकाउंट ही आएगा। वाई ने पैसा एक्स को नहीं दिया, वाई ने पैसा बैंक को दिया है और बैंक ने वो पैसा एक्स के अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, फोर्थ, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल का मतलब क्या होता है कि जब ड्यू डेट पर हम वाई के पास जाते हैं, ड्रॉई के पास जाते हैं, जब ड्यू डेट पर हम बी आर लेके ड्रॉई के पास जाते हैं और ड्रॉई ड्यू डेट पर बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है, तो उसको अपन बोलते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। उसको क्या बोला जाता है? डिसऑनर्ड ऑफ बिल। कि ड्यू डेट पर जो भी वाई के पास गया बी आर लेकर, वाई ने क्या करा, उसको पेमेंट करने से मना कर दिया कि मेरे पास तो नहीं है आज पैसे। तो जब ड्यू डेट पर ड्रॉई बिल का पेमेंट करने से मना कर देता है, या ऑन द ड्यू डेट जब ड्रॉई बिल का पेमेंट नहीं करता, तो इसको, इस सिचुएशन को बोला जाता है डिसऑनर्ड ऑफ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ बिल। तो अभी अपन ने 4 सिचुएशन पढ़ी, तो चारों सिचुएशन में बिल के डिसऑनर्ड की अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास होती हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब एक एक करके अपन एक एक केस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस क्या था? when x retain the bill, when x retain the bill till the due date, कि x ने ड्यू डेट तक इस बिल को अपने पास संभाल के रखा। ड्यू डेट आने पर x ये बी आर लेके किसके पास गया? y के पास गया, और y ने x को पेमेंट करने से मना कर दिया। क्या हुआ? ड्यू डेट तक x ने इस बिल को अपने पास संभाल के रखा, ड्यू डेट आने पर x ये बी आर लेके y के पास गया और y ने x को पेमेंट करने से मना कर दिया। यानी बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। अब जरा यहां देखो आप, सबसे पहले जब सेल हुई थी तो एंट्री करी थी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, तो वाई का अकाउंट डेबिट किया था। फिर जब बी आर रिसीव हुआ था तो एंट्री करी थी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई का अकाउंट यहाँ पे क्या करा था? क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे डेबिट किया, यहाँ क्रेडिट किया, यानी एक्स के यहाँ पे वाई का अकाउंट क्लोज हो चुका। एक्स के यहाँ पे वाई का अकाउंट क्या हो चुका है? अभी क्लोज हो चुका है। लेकिन वाई ने अब इस बी आर का पेमेंट किया नहीं, तो एक्स क्या करेगा? इस बी आर का पैसा दोबारा वाई से मांगेगा, तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। एक्स क्या करेगा? ये पैसा दोबारा किससे मांगेगा? वाई से मांगेगा, तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। और ड्यू डेट जाने के बाद ये जो आपका बी आर होता है और बिल्स पेबल होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे आपको पता होगा ये रूल, अगर आपको पता है तो, जैसे आपका चेक है, आपका चेक है, चेक के ऊपर जो डेट लिखी होती है उस डेट से वो केवल 3 महीने तक वैलिड रहता है। 3 महीने के तक अगर आप उसको बैंक में कैश एनकैशमेंट के लिए नहीं लगाओगे तो 3 महीने बाद वो एक कागज का टुकड़ा बन जाता है। सेम चीज यहाँ पे बी आर और बिल्स पेबल के साथ होती है कि ड्यू डेट जाने के बाद उस बी आर और बीपी की कोई वैल्यू नहीं होती, चाहे उसका पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो एक कागज का टुकड़ा बन जाता है। यानी इसके पास ये जो बिल रिसीवेबल नाम का असेट उसने रख रखा था ड्यू डेट तक अपने पास संभाल के, अब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, जीरो हो गई। तो असेट की वैल्यू जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो यह लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल, तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। और यहाँ क्या एंट्री होगी? एक बार तो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, एक बार तो बिल्स पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई इसकी। तो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको अपन डेबिट करते हैं, और ये अमाउंट किसको पे करना है? एक्स को पे करना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो बिल के डिसऑनर्ड की एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, किसकी बुक्स में? वाई की बुक्स में। क्लियर है ये पॉइंट? सेकेंड सिचुएशन, व्हेन बिल इज discounted, when bill is discounted
फ्रॉम बैंक, कि बिल को अपन ने बैंक से क्या कराया, डिस्काउंट कराया। तो जब बिल को अपन ने, जिस भी डेट को अपन ने बिल को, बीआर को, बिल रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट कराया होगा, तो अपन ने वो जो बीआर था वो किसको दे दिया था, बैंक को दे दिया था। अब ड्यू डेट आने पर बैंक ये बीआर लेके किसके पास जाएगा, वाई के पास जाएगा, वाई को बीआर दिखाएगा, और वाई क्या करेगा, बैंक को पेमेंट कर, वाई ने क्या करा, बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया, वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब जो आपका बैंक है, आपका बैंक वाई को नहीं जानता, आपका बैंक वाई को नहीं जानता, बैंक के पास बीआर कहां से आया था, बैंक को बीआर किसने दिया था, एक्स ने दिया था। तो बैंक यहाँ पे वाई को नहीं जानता, बैंक किसको जानता है, एक्स को जानता है। तो बैंक अपने बीआर का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से मांगेगा, और एक्स ये बीआर का पैसा एक्स ये बीआर का पैसा किससे मांगेगा, वाई से मांगेगा। तो क्या एंट्री करेगा, वाई से पैसा लेना है तो वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, और वाई से पैसा लेके किसको देने, बैंक को देने, तो बैंक को बना लेगा अपना क्रेडिटर। तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ में आई बात, क्या हुआ, सुनना ध्यान से। अपन ने हमारा जो बिल रिसीवेबल था उसको बैंक से डिस्काउंट कराया था। तो जब अपन ने हमारे बिल रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो उस समय अपन ने अपना जो बिल रिसीवेबल है वो बैंक को दे दिया था। तो ड्यू डेट आने पर क्या हुआ, बैंक ये बीआर लेके वाई के पास गया, और वाई ने बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब यहाँ पे बैंक वाई को नहीं जानता है, बैंक किसको जानता है, एक्स को जानता है, क्योंकि बैंक को ये बीआर किसने दिया था, एक्स ने दिया था। तो बैंक अपना पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स अपना पैसा किससे मांगेगा, वाई से। तो वाई को तो बना लिया अपनी बुक्स में अपना डेटर, और वाई से पैसा लेकर किसको देना है, बैंक को देने हैं, तो बैंक को बना लिया अपना क्रेडिटर। और यहाँ पे सेम यही एंट्री पास होगी, बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। थर्ड केस, व्हेन बिल इज एंडोर्स्ड, एंडोर्स, कि जब बिल अपन ने क्या करा था, एंडोर्स किया था। एंडोर्स करना मतलब अपन ने बिल किसको दिया था, जेड को दे दिया था। तो जब बिल अपन एंडोर्स करेंगे, तो इन दैट केस ड्यू डेट पे भी, जब बिल को एंडोर्स किया था, तो एट द टाइम ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल हमने अपना जो बीआर है वो किसको दे दिया था, जेड को दे दिया था। जो हमारा एंडोर्सी था जेड, हमने उसको दे दिया था। तो यानी ड्यू डेट आने पर जेड ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास गया। ड्यू डेट आने पर जेड ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास गया, और वाई ने जेड को पेमेंट करने से मना कर दिया। वाई ने जेड को पेमेंट करने से क्या करा, मना कर दिया। तो वापस वही बात, जेड यहाँ पे वाई को नहीं जानता, जेड यहाँ पे वाई को नहीं जानता। जेड किसको जानता है, जेड जानता है किसको, एक्स को, क्योंकि जेड को ये बीआर किसने दिया था, एक्स ने दिया था। तो जेड अपना पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स अपना पैसा किससे मांगेगा, वाई से। तो क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, वाई से पैसा लेना है, वाई अकाउंट डेबिट, और वाई से पैसा लेके किसको देना है, जेड को देना है, तो टू जेड। और यहाँ पे सेम यही एंट्री पास हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन बिल इज सेंट फॉर collection, when bill is sent for collection in the bank, कि बिल को बैंक में भेजा काय के लिए, कलेक्शन के लिए। तो जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा था, तो ड्यू डेट पे बीआर किसके पास था, बैंक के पास। तो बैंक ये बीआर लेके किसके पास गया, वाई के पास गया, और वाई ने क्या करा, बैंक को पेमेंट करने से मना कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक केवल ये इंफॉर्मेशन किसको पहुंचा देगा, एक्स को पहुंचा देगा, कि आपने वो जो बीआर दिया था कलेक्शन के लिए, उसका पेमेंट करने के लिए आपके क्रेडिटर, आपके ड्राइंग ने क्या करा है, मना कर दिया है। तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा, केवल ये इंफॉर्मेशन एक्स को पहुंचा देगा। तो जब एक्स को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो अब एक्स दोबारा पैसे मांगेगा वाई से, तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर। और जब बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा था, तो ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट किया था, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्या किया था, डेबिट किया था। तो अब इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट, क्लोज करने के लिए, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन।
टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और यहाँ पे सेम यही एंट्री पास हो जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो ये जर्नल एंट्रीज अपन क्या करते हैं, पास करते हैं। अब आपने नोटिस किया हो हर केस में आपका वाई का अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, हर केस में वाई का अकाउंट डेबिट हो रहा है, और जिसको अपन ने बी आर दिया था उसको अपन क्रेडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे खुद के पास बी आर था तो बी आर अकाउंट क्रेडिट हो गया। यहाँ पे बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे बिल को अपन ने एंड्रोस किया था तो एंड्रोसी अकाउंट क्रेडिट हो गया। और यहाँ पे बिल को बैंक ने भेजा था कलेक्शन के लिए तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और वाई के यहाँ पे सेम सारी एंट्री सेम रहेंगी, डेट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। समझ में आई बात? नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ रहे हैं नोटिंग चार्जेस। व्हाट इज नोटिंग चार्जेस, क्या होते हैं नोटिंग चार्जेस? अब जब ड्यू डेट पर वाई बिल का पेमेंट नहीं करेगा, जब ड्यू डेट पर वाई बिल का पेमेंट नहीं करेगा तो एक्स और वाई के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाएगा। इस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, सेटलमेंट करवाने के लिए कोर्ट जाएंगे। कोर्ट क्या करेगा, एक पर्सन अपॉइंट करेगा जिसको अपन बोलते हैं नोटरी पब्लिक, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोटरी पब्लिक, ठीक है ना। और फिर वो जो नोटरी पब्लिक है वो इनका सेटलमेंट कराएगा और उसके बदले में वो क्या करेगा, फीस लेगा। तो वो जो नोटरी पब्लिक वो जो फीस लेगा, वो जो नोटरी पब्लिक जो फीस लेगा सेटलमेंट कराने की, उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। उसको अपन क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। तो अब बात आती है नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा, हु विल बियर दिस नोटिंग चार्जेस? तो नेचुरल सी बात है, अ पर्सन who is responsible for the dishonored of bill। वो पर्सन जो बिल के डिसऑनर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पर्सन ये नोटिंग चार्जेस बियर करेगा। और वो कौन पर्सन है जो बिल के डिसऑनर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है वाई मतलब ड्रॉई। तो ये नोटिंग चार्जेस किसको बियर करने होते हैं? ड्रॉई ये नोटिंग चार्जेस बियर करता है, क्योंकि वही पर्सन है जो बिल के डिसऑनर्ड के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब वाई क्या बोलता है, बोले मेरे पास तो अभी नोटिंग चार्जेस पे करने का अमाउंट भी नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये जो नोटिंग चार्जेस है, सपोज करो ये नोटिंग चार्जेस एक्स ने पे कर दिए। एक्स ने क्या बोला वाई को कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे ब्याह पे मैं ये नोटिंग चार्जेस क्या करता हूँ, पे कर देता हूँ, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे को ये नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो पहला केस ले रहे हैं अपन, व्हेन नोटिंग चार्जेस when noting charges is paid by ड्रॉवर, मतलब हमारा ड्रॉवर कौन है, एक्स। तो एक्स ने ये नोटिंग चार्जेस पे तो कर दिए, लेकिन ये नोटिंग चार्जेस उसने किसके बिहाफ पे पे करें, वाई के बिहाफ पे पे करें। तो क्या एंट्री होगी, वाई से पैसा लेना है तो वाई को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, और अभी ये नोटिंग चार्जेस एक्स ने पे करे तो एक्स के पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट हो जाएगा क्या, क्रेडिट। वाई के यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉई के यहाँ पे, भले वाई ने अभी नोटिंग चार्जेस पे नहीं करे, फिर भी ये नोटिंग चार्जेस को ड्यू करने की एंट्री पास कर लेगा। नोटिंग चार्जेस के लिए तो खर्चा है और एक्सपेंसेस को अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये अमाउंट किसको पे करना है, एक्स को पे करना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। तो एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। आई बात समझ में? अब सपोज करो ये नोटिंग चार्जेस आपका बैंक पे कर देता है, आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, आपने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो बैंक ने क्या करा, ये नोटिंग चार्जेस पे कर दिए। अब बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे तो कर दिए, लेकिन किसके बिहाफ पे, बैंक वाई को तो जानता नहीं है, बैंक किसको जानता है, एक्स को। तो बैंक ने ये जो नोटिंग चार्जेस पे करें वो किसके बिहाफ पे पे करें, एक्स के बिहाफ पे पे करें। तो बैंक ने ये जो नोटिंग चार्जेस पे करें तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से मांगेगा, और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, वाई से मांगेगा। तो सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, व्हेन नोटिंग चार्जेस
when noting charges is paid by when noting charges is paid by बैंक, कि आपके बैंक ने क्या करे, नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, तो क्या एंट्री होगी, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे करे ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, तो बैंक ये नोटिंग चार्जेस का पैसा एक्स से मांगेगा और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, वाई से, तो वाई से पैसा लेना है, वाई अकाउंट डेबिट, और वाई से लेकर किसको देने, बैंक को देने, तो बैंक को बना लेंगे अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर, तो एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये सेम एंट्री पास करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, खर्चा इसलिए डेबिट करा और किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। ठीक है, एक और सिचुएशन हो सकती है, अपन ने बिल को एंड्रोस किया था, तो एंड्रोसमेंट के समय अपन ने अपना बीआर किसको दे दिया था, जेड को दे दिया था, एंड्रोसी को दे दिया था, तो सपोज करो ये जो बिल आपने एंड्रोस किया था, किसको किया था, जेड को किया था, तो सपोज करो जेड क्या करेगा, ये नोटिंग चार्जेस क्या करेगा, पे करे, मतलब ये जो नोटिंग चार्जेस है वो किसने पे करे, जेड ने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, तो जेड ने जो नोटिंग चार्जेस पे करे वो किसके बिहाफ पे करें, जेड ने ये नोटिंग चार्जेस पे करें ऑन बिहाफ ऑफ एक्स, क्योंकि जेड भी वाई को नहीं जानता, कोई नहीं जानता, वाई को केवल एक ही जना जानता है, एक्स, बाकी कोई नहीं जानता वाई को, तो जेड ने ये जो नोटिंग चार्जेस अभी पे करे, एंड्रोसी ने जो नोटिंग चार्जेस पे करे वो किसके बिहाफ पे करें, एक्स के बिहाफ पे करें, तो जेड ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, वाई से, तो सी है व्हेन नोटिंग चार्जेस is paid by Z मतलब एंड्रोसी, तो क्या एंट्री होगी, Z ने ये नोटिंग चार्जेस पे करे किसके बिहाफ पे, एक्स के बिहाफ पे, तो Z ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, एक्स से, और एक्स ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किससे मांगेगा, वाई से, तो क्या एंट्री होगी एक्स के यहाँ पे, वाई से पैसा लेना है, वाई अकाउंट डेबिट, और वाई से पैसा लेके किसको देने हैं, जेड को देने हैं, तो जेड को बना लेगा अपना क्रेडिटर, और ये नोटिंग चार्जेस को केवल अभी ड्यू करने की एंट्री पास करेगा, नोटिंग चार्जेस के लिए खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा किसको देना है, एक्स को देना है, तो टू एक्स अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, समझ में आई बात। और नेक्स्ट टॉपिक अपन इसका डिस्कस कर रहे हैं, जेड का अकाउंट पास में होगी क्या, हाँ, नेक्स्ट अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं रिन्यूअल ऑफ बिल, क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय रिन्यूअल ऑफ बिल। अब क्या हुआ, ड्यू डेट पे तो मना कर दिया वाई ने, ड्रॉई ने, कि वो पेमेंट नहीं कर सकता, लेकिन आपका ड्रॉई आपका वाई प्रॉमिस कर रहा है कि आज से 2 महीने या 3 महीने बाद मैं पेमेंट पैसों का अरेंजमेंट करके फिर पेमेंट कर दूंगा, तो एक्स वाई को कहेगा कि अगर तुम मेरे को अभी पेमेंट करते तो मैं तो इस पैसे की एफडी करवाता, और एफडी कराता तो मेरे को 7-8% की रेट से इंटरेस्ट मिलता। अब तुम कह रहे हो कि मैं पेमेंट अब 2 महीने बाद करूंगा, तो मैं ठीक है 2 महीने बाद पेमेंट तो ले लूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे 2 महीने का क्या करूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा, मैं तुमसे 2 महीने का क्या लूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा, जितने भी टाइम पीरियड का तुम कह रहे हो, कि जितने भी टाइम पीरियड बाद अब तुम कह रहे हो पेमेंट करने की, उतने टाइम पीरियड का मैं तुमसे क्या करूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा। तो वाई ने एक्स को क्या बोला, बोले अभी तो पेमेंट नहीं है, अभी तो पैसा नहीं है देने का, लेकिन आज से 2 महीने 3 महीने बाद मैं पैसों का अरेंजमेंट करके फिर पेमेंट कर दूंगा। तो एक्स ने वाई को क्या बोला, वाई ने एक्स को क्या बोला कि तुम मेरे पे क्या करो, एक नया बीआर ड्रॉ कर दो, ये बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, तो तुम मेरे पे क्या करो, नया बीआर ड्रॉ कर दो, जितने भी टाइम पीरियड का बनाने को कह रहे हैं उतने टाइम पीरियड का, उसको एक्सेप्ट करके मैं तुम्हारे को वापस दे देता हूँ, और फिर इस नए बिल की ड्यू डेट पे मेरे पास आना, और फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो एक्स ने कहा ठीक है मैं नया बिल ड्रॉ कर देता हूँ, लेकिन जितने भी टाइम पीरियड का तुम नया बिल मुझसे बनवा रहे हो, मैं उतने टाइम पीरियड का तुमसे क्या करूंगा, इंटरेस्ट भी लूंगा। तो वाई कहता है ठीक है ले लेना, इंटरेस्ट भी ले लेना। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन बनती हैं। पहली सिचुएशन क्या बनेगी कि वाई एक्स को कहेगा ठीक है ये जो नया बिल जितने भी टाइम पीरियड का बन रहा है, उस टाइम पीरियड का जो भी इंटरेस्ट तुम मुझसे लेना चाहते हो वो तो अभी मैं तुम्हें दे देता हूँ, इंटरेस्ट का पैसा तो मैं अभी के अभी तुम्हें पे कर देता हूँ, और फिर जो बाकी का अमाउंट है
उसका तुम मेरे पे क्या करो, एक नया बी आर ड्रॉ कर दो। तो एक तो सिचुएशन ये हो गई कि वाई ने इमीडिएटली इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, और सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी कि वाई एक्स को क्या बोलेगा कि बोले अभी तो इंटरेस्ट देने के पैसे भी नहीं है मेरे पास, तो एक काम करो कि वो जो नया बी आर तुम बना रहे हो तो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर कर, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर कर फिर तुम मेरे पे क्या करो, नया बी आर ड्रॉ कर दो। तो दो सिचुएशन बन गई। पहली सिचुएशन क्या बनी, केस ए, when interest is paid by y immediately, when interest is paid by y immediately, कि y इंटरेस्ट का पेमेंट क्या कर रहा है, तुरंत कर रहा है, इमीडिएटली कर रहा है। तो यहाँ पे पहली एंट्री होगी काय की, इंटरेस्ट को रिसीव करने की। क्या एंट्री होगी, पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और इंटरेस्ट इसकी इनकम है, इंटरेस्ट इसकी इनकम है, तो इनकम्स को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। और यहाँ पे एंट्री होगी इंटरेस्ट को पे करने की, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट के लिए तो खर्चा हो गया, तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, बिल को ड्रॉ करने की, न्यू बिल ड्रॉ करने की। तो न्यू बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये नया बिल क्या हुआ, ड्रॉ हो गया। नाउ केस बी, सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी कि वाई ने एक्स को क्या बोला, बोले अभी तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट का अमाउंट भी पे नहीं कर सकता, तो जो नया बिल तुम बना रहे हो तो इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर कर, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड कर कर फिर तुम मेरे पे क्या करो, एक नया बिल ड्रॉ कर दो। यहाँ लिखा है when interest is not paid by y immediately, कि y इंटरेस्ट का अमाउंट अभी पे नहीं कर रहा, जो नया बिल है उसके साथ वो इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगा। तो भले y ने अभी इंटरेस्ट का अमाउंट पे नहीं कर रहा, लेकिन दोनों जने इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे। ये यहाँ पे क्या, इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री एक्स की यहाँ पे क्या होगी, y से पैसा लेना इंटरेस्ट का, तो y को बनाएगा अपनी बुक्स में अपना डेटर, और इंटरेस्ट इसकी इनकम है, तो इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को कर देगा क्या, क्रेडिट। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट को तो करेगा डेबिट, और ये इंटरेस्ट का पैसा किसको देना है, एक्स को देना है, तो एक्स को बना लेगा अपनी बुक्स में अपना क्रेडिटर। फिर नया बिल ड्रॉ होगा, तो बिल को ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, और यहाँ पे एंट्री हो जाएगी क्या, एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। और ये एंट्री किससे करेंगे, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो प्लस ये जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये इन दोनों अमाउंट से ये नया बिल क्या होगा, ड्रॉ होगा। आई बात समझ में, तो ये होता है वापस बताना। बिल।